हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का नया लेक्चर। बेटा बात कर रहे थे हम स्टॉक एक्सचेंज की और हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन कर लिया था। बेटा उस दिन जाते जाते स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन देखी थी, स्कैरा 1956 ने डिफाइन किया था। याद है आपको? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दे रखी थी। मैंने एनालिसिस किया था बेटा, 3 कमियां भी बताई थी आपको, क्या इस डेफिनेशन में कमी है। बेटा उस टाइम पर उस सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेशन दे दी गई, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बेटा आज भी एक बच्चे ने पूछा कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या चीज होती है। देखो बाबू, नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। बेटा इट इज सम सिमिलैरिटी विद द पार्टनरशिप फर्म एंड बेटा सम डिससिमिलैरिटीज विद द पार्टनरशिप फर्म। बेटा देखो, लाइक पार्टनरशिप फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें भी बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। बीओआई बेटा में कोई भी इंडिविजुअल हो कभी भी प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, सब अपने अपने काम करते हैं। याद है ना, शेयर ब्रोकर का एग्जांपल दिया था, सब अपने अपने लिए काम कर रहे थे। बेटा जितना कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन बेटा पार्टनरशिप की तरह सब हैं इकट्ठे ही, ठीक है ना। मैंने आपको एक टर्म बोली थी कि बीओआई के साथ साथ एक और टर्म आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। याद है मैंने आपको एक टर्म बोली थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या फर्क होता है बीओआई और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में? हल्की सी बात बता देता हूं बेटा, बीओआई में ना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ना ऐसा हो सकता है बेटा, मेंबर में भी इंडिविजुअल, मेंबर में भी पार्टनरशिप फर्म, मेंबर में भी कंपनी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम है, सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं बेटा। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जरूरी नहीं है बेटा इंडिविजुअल ही होंगे, इट मे बी पार्टनरशिप फर्म और इट मे बी अ कंपनी। समझ आई बात? ठीक है, बढ़े अब आगे। बेटा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है हमारे कोर्स में, जहां हमने डेफिनेशन खत्म करी है, वहीं पर हेडिंग लिखी हुई है। बाबू बहुत जल्दी जल्दी से खत्म करते चलेंगे। पहली हेडिंग क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। कल आपको पता है मैंने क्यों याद करा है फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन? इसीलिए मेरी हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, मुझे पता है कि मैंने कल क्या करा है। आपको याद है फाइनेंशियल मार्केट में हमने 4 फंक्शन पढ़े थे बेटा, 4 तो सेम ही है, मतलब 3 सेम है वैसे। बाबू बिल्कुल सिमिलर होंगे सर। वहां पर थर्ड हेडिंग थी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक थी ना वहां पर हेडिंग? यहाँ क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सुन लो, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ सेकंड हैंड सिक्योरिटी बिकती है, सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बिकती है। कहते हैं इसका काम क्या स्टॉक एक्सचेंज का? लिक्विडिटी क्रिएट करना। लिक्विडिटी मतलब मेरी तरफ देखो, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। सर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, आपको कैश की जरूरत है, बेच दो बेटा स्टॉक एक्सचेंज में, हाथों हाथ बिक जाएगी, कैश आ जाएगा। T+2 डे में कैश आ ही जाएगा आपके पास। बात क्लियर हुई? सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। सेकेंड हेडिंग क्या लिखी है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। याद है बेटा वहां पर सेकेंड हेडिंग क्या थी? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। बेटा फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट का प्राइस डिटरमाइन करती है, स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन करती है। और डिटरमाइन करने का तरीका सेम, इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर बेटा ऑप्टिमम प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। सेम बात, कुछ भी अलग नहीं बोला। आगे बढ़ो फटाफट से। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन 5 मिनट के लिए पेंडिंग। फोर्थ हेडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, यही है ना फोर्थ हेडिंग, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हम रीड भी कर लेंगे इस हेडिंग को, लेकिन बता देता हूं ये हेडिंग कौन सी है। सब मेरी तरफ देख रहे हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट में पहली हेडिंग हुआ करती थी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये हेडिंग सेम है। कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरी तरफ देखना बेटा। होता पता है क्या है? इनिशियली हमें कभी ये नहीं पता होता बेटा कि प्रोडक्टिव यूज क्या है, कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें पैसे से पैसा बनेगा, नहीं पता होता बेटा अनाड़ियों को।
हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने तुक्के पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इनिशियली इंसान यही कर रहा होता है, तुक्के पर इन्वेस्ट कर रहा होता है या किसी की टिप पर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो आपने इन्वेस्ट करा बेटा, मान लो बेटा आपने 13,000 रुपये लगाए किसी शेयर में, वो 13,500 हो गए, आपने बेच दिया बेटा, ठीक है ना, 13,500 रियलाइज कर लिए। आपने किसी और शेयर में लगा दिए 13,500 रुपये, मान लो 200-300 और बढ़ गए, 13,800 के आपने फिर बेच दिया, फिर कुछ कमा लिया। बेटा हम क्या करते रहते हैं शेयर मार्केट में, बार बार डिसइन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल करना शेयर, री इन्वेस्टमेंट मतलब दोबारा परचेज करना शेयर। हम बार बार बेटा सेल करते रहते हैं, बार बार परचेज करते रहते हैं। कभी तुक्का ऐसी जगह फिट हो जाता है बेटा जहां पर शेयर का दाम ठीक ठाक बढ़ जाता है 2-4 दिन में, कई बार गिर भी जाता है बेटा। मैं बोलता हूं बेटा शेयर का दाम बढ़ गया, क्या ये प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ? क्या 13,000 रुपए से आपके अगर 13,800 भी हो गए, क्या ये प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ? हुआ। क्या ये 800 रुपए इनकम इकोनॉमी में नहीं आई? क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है? समझ आई बात? वैसे एक बात करता हूं बाबू, देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 2 बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक का नाम है BSE, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक का नाम है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है सेंसेक्स, और बेटा NSE का इंडिकेटर है निफ्टी। BSE का इंडिकेटर है सेंसेक्स और बेटा NSE का इंडिकेटर है निफ्टी। आपको बता देता हूं इंडिकेटर से क्या मतलब होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है? बेटा सेंसेक्स में ना टॉप 30 कंपनी के हिसाब से इंडिकेशन देता है। सेंसेक्स जो उसमें कंपनियां लिस्टेड है, हजारों कंपनियां लिस्टेड है बेटा सेंसेक्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ये क्या करता है, टॉप 30 कंपनी के हिसाब से इंडिकेशन देता है कि शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है। और NSE बेटा यानी कि निफ्टी बेटा 50 कंपनी के हिसाब से देता है, ठीक है ना। इसको हम प्यार से निफ्टी 50 भी बोलते हैं बेटा, कुछ लोग निफ्टी बोलते हैं, कुछ लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा ऐसे लिखा हुआ है निफ्टी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है निफ्टी आज 15,100 पे चल रहा है। ये रुपए में नहीं होता, ये पॉइंट में होता है। निफ्टी 15,100 पे चल रहा है बेटा, और आज बेटा ये ग्रीन कलर का होता है, ऊपर का एरो है कि आज ये 100 रुपए ऊपर है। यानी कि कल निफ्टी बंद हुआ था बेटा 15,000 रुपए पे, आज 100 रुपए 100 पॉइंट ऊपर खुला है बेटा, 15,100 पे चल रहा है। बेटा एक बात बताने की कोशिश करता हूं, ये इंडिकेट करता है कि 50 कंपनी का ट्रेंड कैसा है। 100 रुपए ऊपर चल रहा है ना, कम से कम 50 में से 30 कंपनियों के शेयर बड़े होंगे, 20-30 के गिरे भी होंगे, ठीक है ना। ज्यादा कंपनियों के बड़े होंगे तभी ये ऊपर खुला है बेटा, ऐसे नहीं खुला। ऐसे ही सेंसेक्स 30 कंपनियों को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सेंसेक्स 38,000 के आसपास है, 38,000 पॉइंट के आसपास है। जब शुरू हुआ था पता है कहां से शुरू हुआ था? 10,000 से, आज 38,000 है। सर कम से कम 3 गुना तो बढ़ ही चुका है ना। आपको नहीं लगता इकोनॉमिक ग्रोथ है? जिसने यहां पर पैसे लगाए होंगे जब सेंसेक्स 10,000 पॉइंट पर होगा, आज उसका 3 गुना तो हो ही चुका होगा पैसा। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। एक अंदाजा लगाया गया कि 2028 तक, मैं कहता हूं चलो 2028 में ना भी हो, 2030 तक सेंसेक्स विल रीच 1 लाख पॉइंट। मन करेगा इन्वेस्टमेंट का? मैं तो ऐसी बातें करता हूं मन कर जाता है, ठीक है ना। लगभग बेटा 2.5 गुना पैसा बनेगा। कितने साल में? 10 साल में। मैं नहीं कहता दुनिया का ऐसा कोई ईमानदारी का धंधा है जो 10 साल में 2.5 गुना कर दे आपके पैसे को। ईमानदारी का कोई धंधा नहीं है, बेईमानी में तो 1 दिन में भी हो जाते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई? लेकिन मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अगर ये 10,000 पॉइंट से 38,000 पॉइंट तक का सफर तय करके आया बेटा, तो कहीं ना कहीं तो बेटा कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं ना कहीं बेटा लोगों का पैसा 3 गुना हुआ है। तो बेटा शेयर मार्केट यही तो करती है बेटा। आप अपने पैसे को बार बार डिसइन्वेस्ट करते हो, री इन्वेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं वो किसी प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट हो ही जाता है। और बेटा जब प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट हो जाता है तो पैसा तो बन ही रहा है, और अगर पैसा बन रहा है बेटा, इट लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ।
हाँ तो मैं तो आज भी नहीं कह रहा कि नेशनल इनकम में जोड़ेंगे इसको। मैंने कब कहा नेशनल इनकम में जोड़ेंगे? इट इज अ इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ना, देश के अंदर तो पैसा आएगा ना। मैं कब कह रहा हूं कैलकुलेशन में लाना है इसको? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही नहीं रहा इसको नेशनल इनकम में मैं जोड़ने वाला हूं। मेरे लिए तो ये इनकम है। ठीक है जी, बात क्लियर? बड़े आगे बेटा। 3 हेडिंग की हमने बात करी बेटा, और बता देता हूं तीनों हेडिंग में से मैंने नया कुछ भी नहीं बोला, बस ये बात मैंने थोड़ी और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करी। बेटा पहली हेडिंग थी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है बेटा कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। जब आप फाइनेंशियल मार्केट में लिखते थे तो आप क्या लिखते थे कि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देती है। यहां फाइनेंशियल एसेट वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट में मनी मार्केट भी आती है और कैपिटल मार्केट भी आती है। सेकेंडरी मार्केट सिर्फ कैपिटल मार्केट का पार्ट होती है, याद है ना आपको? तो यहां तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ बेटा पुरानी सिक्योरिटी बिकती हैं, तो ये पुरानी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है जी। सेकेंड वन बेटा वहां पर हेडिंग थी फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, यहां प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। हेडिंग लिखने का तरीका बिल्कुल सेम बेटा, ठीक है ना। किसी भी मार्केट का काम क्या होता है बेटा, उस मार्केट में बिक रही कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना, और प्राइस डिटरमाइन करने का पूरी दुनिया में एक ही तरीका है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। ठीक है जी। फिर मैंने थर्ड हेडिंग को स्किप करा क्योंकि वो नई बात है हमारे लिए। फोर्थ हेडिंग मैंने बोली कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज सिमिलर टू द हेडिंग नंबर 1 इन द फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन, ठीक है ना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है जी। अब बात करते हैं नई थर्ड हेडिंग मैंने छोड़ी थी, पहले इसी की चर्चा स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग का नाम है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा क्या आज की तारीख में शेयर मार्केट की हर ट्रांजैक्शन सेफ है? हेडिंग का नाम है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में बेटा अगर आप कोई ब्रोकर भी हो ना, तो आपकी मेंबरशिप को पूरी तरीके से रेगुलेट किया गया है बाय द सेबी। याद है आपको बेटा, सेबी की मैं चर्चा कर चुका हूं। सेबी ने क्या करा था बेटा, अपने एस्टेब्लिशमेंट के तुरंत बाद सबसे पहले ब्रोकर को रजिस्टर्ड करा कि मैं दूंगा तुझे यूजर आईडी, तेरी अपनी मर्जी नहीं है बेटा कि तू अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन डाल देगा, मेरी यूजर आईडी से डालेगा, अदरवाइज तो तू ट्रांजैक्शन नहीं डाल सकता। समझ आई बात बेटा? तो आज की तारीख में बेटा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है, और सेफ्टी के ऊपर हल्की सी चर्चा और कर देता हूं। एक बात समझना बेटा, क्या आज की तारीख में ब्रोकर नहीं भाग सकता? बेटा सेबी ने ना कुछ ऐसे काम कर दिए कि भाग नहीं सकता वो। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया एक जगह पे वर्ड आया सब ब्रोकर, सब ब्रोकर समझा दो क्या चीज होती है। शायद सिमरन ने पूछा था। लो खैर मैं समझाता हूं आपको, ब्रोकर क्या होता है, सब ब्रोकर क्या होता है और कैसे बना जाता है। बेटा ब्रोकर बनने के लिए कम से कम 10th पास होना जरूरी है। कितने खुश हुए? हाँ 10th तो पास है, वो भी बस गलती से हो गए। ठीक है जी, हाँ ब्रोकर बन सकते हैं बेटा। दूसरी रिक्वायरमेंट है बेटा सेबी का एक एग्जाम क्लियर करना होगा, और बेटा कुछ ट्रेनिंग सेशन रहेंगे, वो ट्रेनिंग सेशन लेने पड़ेंगे। कर लेंगे, एग्जाम सिंपल सा होता है बेटा, बेसिक एग्जाम होता है, कर लेंगे वो क्लियर। और क्या करना है बेटा, ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लेंगे। और बेटा बस एक लास्ट रिक्वायरमेंट छोटी सी, सिक्योरिटी अमाउंट 1 CR, 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ब्रोकर बनना है तो। वो सिक्योरिटी अमाउंट किस लिए है? आप ना भाग जाओ बेटा इंडिया छोड़कर लोगों के पैसे लेकर, क्योंकि ब्रोकर के हाथ में दिन भर में बहुत सारे पैसे आते हैं लोगों के बेटा, आते हैं ना। मैं किसी ब्रोकर के थ्रू डील कर रहा हूं, उसने मेरे बिहाफ पर शेयर खरीदा तो मेरे को पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना उसके बैंक अकाउंट में। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही हजारों और इन्वेस्टर कर रहे होंगे बेटा, तो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे आते हैं, वो फरार ना हो जाए। इस वजह से बेटा सेबी इंश्योर करता है सिक्योरिटी अमाउंट। सर सिक्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ जमा कर ली, आप छोटे मोटे ब्रोकर हो बेटा, आपके पास दिन भर में 20 लाख की ट्रांजैक्शन आती है, आप 20 लाख की ट्रांजैक्शन डालते हो, लेकर भाग जाओगे 20 लाख? कोई भागेगा बेटा आपने 1 करोड़ छोड़कर 20 लाख लेकर? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है कैसे इंश्योर किया गया। फिर बेटा उस बात पर आते हैं जो एक बच्चे ने पूछी थी कि सब ब्रोकर क्या चीज होती है। बेटा जब आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में डील करना चाहते हो लेकिन आपके पास इतना सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, तो अपने आप को आप कभी भी ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं कराते, सब ब्रोकर कराते हो। ठीक है ना, मैंने भी कराया था कभी अपने आप को, ठीक है ना, फिर टाइम नहीं दे पाया तो क्विट कर दिया। मैं निफ्टी में बेटा सब ब्रोकर था, किसी ब्रोकर के अंडर काम करता था, कंपनी है नोन एज SMC। SMC एक बहुत अच्छी ब्रोकर फर्म है बेटा।
तो मैंने उनसे सब ब्रोकरशिप ली थी। सब ब्रोकरशिप में सिक्योरिटी अमाउंट बहुत कम होता है, 50,000 होगी, सिर्फ 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट दो, आप सब ब्रोकर बन सकते हो। इसका नुकसान ये होता है, फायदा समझ में आया, फायदा क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट कम है। नुकसान ये होता है बेटा, जितनी ब्रोकरेज आप अर्न करते हो कुछ हिस्सा आपका ब्रोकर ले जाता है और सब ब्रोकर को कम पोर्शन मिलता है, ये नुकसान है। बात क्लियर? अब तो कोई, मैं नहीं सोचता कि एक भी क्वेरी मैं छोड़ दूंगा इस चैप्टर की। आप ये बताना कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया मैंने, मुझे मजा नहीं आएगा कि मैं अगर आपकी क्वेरी भी छोड़ दूं। मेरे को तो 100 चीजें नहीं सिखा के जानी है जो लिखी नहीं कहीं पर बेटा, मजा तो उस चीज का है। ठीक है जी, बड़े आगे। बाबू अगर आपसे कभी पूछ लिया गया फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो क्या करोगे? पूछा जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं इस चीज में बिल्कुल भी, कई बार पूछ लिया जाता है। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के नाम, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के तो याद होंगे, BSE एंड NSE। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का क्या बेटा याद करने हैं। ठीक है जी, लिख दूं, डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये दोनों याद रखने हैं हर हाल में। डाउ जोन्स एंड नैस्डैक। और बेटा MCQ के लिए तैयार रहना, मैं ऐसी चीजें पूछता हूं MCQ में, आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी, बढ़े अब आगे। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आया। आज की तारीख में शेयर मार्केट की हर ट्रांजैक्शन सेफ है, हर ट्रांजैक्शन ब्रोकर के थ्रू होके जाने वाली है। सबसे बड़ा रिस्क ब्रोकर डाला करते थे बेटा, लेकिन आज की तारीख में वो भी फेल हो चुके हैं बेटा। सेबी ऐसा एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क ला चुका है, ऐसा लॉ ला चुका है बेटा, सेबी खुद में ऐसा लॉ है बेटा कि ब्रोकर डरते हैं सेबी से। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा। फिफ्थ हेडिंग को 5 मिनट के बाद सिक्स्थ हेडिंग है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा कहता है स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट सट्टा है, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, कहता है सट्टे के लिए स्कोप छोड़ा हुआ है बेटा। देखो एक बात सुनो, आपकी नजर में, मुझे नहीं पता सट्टे का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है, मैं मतलब बता देता हूं अपना। अगर कोई चीज आपको एक दिन में बना दे और एक दिन में उजाड़ दे, हर वो चीज सट्टा है मेरी नजर में। क्या शेयर मार्केट बना देती है बेटा? लोगों को बना देती है बेटा, एक एक दिन में ही बन जाता है। उजड़ने को हाँ बेटा, घर बार भी बिक जाता है एक ही दिन में बेटा। तो बना भी सकती है, ये आपको उजाड़ भी सकती है। मना नहीं मैं कर रहा हूं कि सट्टा नहीं है सट्टा, बट इन अ लीगल एंड अ हेल्दी मैनर। बाबू क्या ये लीगल नहीं है? इंडिया में सट्टा लीगल है कि नहीं, पहले ये बताओ। है ना बेटा, गवर्नमेंट करा रही है ना, गवर्नमेंट की तो रेगुलेटेड है बेटा। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है। एक्ट किसने पास करा? गवर्नमेंट ने नहीं किया क्या? मैं तो बोल रहा हूं गवर्नमेंट रेगुलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज सारी। क्या सरकार को टैक्स नहीं मिलता इस सट्टे पे? मिलता है। आपकी नॉलेज के लिए पहले ही बोला हुआ है, पैन कार्ड चाहिए पहले। सर टैक्स मिलता है सरकार को, इसलिए बोला जाता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। ठीक है ना, स्पेक्यूलेशन है लेकिन लीगल मैनर में स्पेक्यूलेशन। बढ़े आगे, क्लियर है बात। फिफ्थ हेडिंग बेटा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। लो प्यारे बच्चों इधर देखना बाबू, हेडिंग पे हल्की सी चर्चा करनी है क्योंकि ये वर्ड समझ नहीं आता। बाबू हेडिंग का नाम है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब होता पता है क्या बेटा, टीचर लोग पता नहीं कल्ट का भी कौन कौन सा मतलब निकाल के लाते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। भाई इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो गया तुम्हारे को? द वर्ड इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, लेकिन बेटा जिसने किताब लिखी उसने शॉर्टकट में कल्ट वर्ड पे छोड़ दिया। ठीक है ना, उसने सोचा इट इज ऑब्वियस, समझ में आ जाएगा बेटा। टीचर समझते नहीं है और जबरदस्ती जुगाड़ ढूंढते, कोई ना कोई कल्ट वर्ड का कोई मतलब निकाल दे बेटा, और पता नहीं क्या क्या नाम शनाब समझा के जाते हैं आपको। वर्ड का नाम है, हेडिंग का नाम है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, कि शेयर मार्केट की वजह से इक्विटी का कल्चर आया बेटा। सुन लो एक बात बताता हूं, क्या बेटा कोई और फाइनेंशियल एसेट नहीं बिकती? क्या कोई और चीज नहीं बिकती शेयर मार्केट में? बेटा देखो, बिकने को तो इक्विटी शेयर भी बिकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी बिकते हैं, डिबेंचर्स भी बिकते हैं, लेकिन आपको बता देता हूं दुनिया का सिर्फ 1% पैसा प्रेफरेंस और डिबेंचर में लगा है। 99% लोग इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं बेटा। यानी कि कल्चर तो घूम फिर के इक्विटी शेयर का ही आया। देखो बेटा मुझे पता है आप अभी इनके बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तो यही मान के चल रहा हूं, चाहे आप 11th पास हो। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी पढ़ाई की है, मैं कराऊंगा जरूर इसकी चर्चा, लेकिन किसी और चैप्टर का पार्ट है मेरे लिए, मैं आज नहीं छेड़ सकता इस मुद्दे को।
1 घंटे से 1.5 घंटे का टॉपिक है अगर यही समझाना हो तो मुझे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये मुद्दा आज छेड़ नहीं सकता, लेकिन आप फिलहाल के लिए रट्टा मार लो कि इक्विटी शेयर कोई चीज होती है और शेयर मार्केट की वजह से सिर्फ इक्विटी का ही कल्चर आया। 99% लोग बेटा दुनिया में लालची हैं और 99% लोग सिर्फ इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई भी नहीं खरीदना चाहता प्रेफरेंस और डिविडेंड। तो कल्चर सिर्फ इक्विटी शेयर का आया है। बात समझ में आई? अभी आप इस हेडिंग को छोड़ देना, बाकी 5 रीड कर लो, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। रीड करना स्टार्ट करना। चलो बेटा, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक ही बचा है, सेबी की चर्चा करनी है और खत्म करना है, ठीक है जी। कल आधे लेक्चर में खत्म हो जाएगा बेटा। मैं पेज नंबर 95 पर हूं, टॉपिक का नाम है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। फटाफट से निकालना, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। आप फटाफट से निकालो बेटा, मैं कुछ चर्चा करता हूं आपके साथ। लो, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। रीड तो हम कर ही लेंगे बेटा। बाबू, सेबी का रोल क्या है और सेबी ने क्या क्या किया है, किस किस के लिए किया है? रोल ऑफ सेबी। लो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देखना बेटा। जनरली आपको एक बात बता देता हूं, दुनिया को यही लगता है कि सेबी ने सारा का सारा काम ना इन्वेस्टर के लिए किया है। दुनिया को ऐसा ही लगता है। बाबू, आपको पता भी होगा सेबी को बनाया तो मेनली इन्वेस्टर के लिए ही गया था। क्यों? हो क्या रहा था बेटा, इन्वेस्टर की मनी कहीं ना कहीं डूब जाती थी। कुछ म्यूचुअल फंड लेकर भाग जाते थे, कुछ बेटा बैंक्स लेकर भाग जाते थे, कुछ ब्रोकर अंडरराइटर इन्वॉल्व थे, कुछ कंपनी भाग जाती थी। मेनली सेबी को बनाया गया था ताकि बेटा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो भी बेटा फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता था बेटा इन्वेस्टर का शेयर मार्केट में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को बनाया गया। तो बेटा अगर कोई पूछे सेबी का रोल क्या, सेबी ने इन्वेस्टर के लिए क्या करा, तो बेटा इन्वेस्टर को तो प्रोटेक्शन मिल गया, इसका पैसा कहीं नहीं जा सकता, इसके लिए तो ये काम हो गया, ठीक है। दुनिया को लगता है सब कुछ इसके लिए हुआ, पर बेटा मैं तो जो बताऊंगा आपको अलग ही लगेगा बेटा। सुनना जरा बाबू। दूसरा काम हुआ इशूअर्स के लिए। इशूअर्स कौन होती है बेटा? कंपनीज जो शेयर इशू करती है उन्हें बोलते हैं इशूअर्स, ठीक है ना बेटा। दूसरा काम हुआ कंपनी के लिए। क्या सेबी ने कंपनी के लिए भी कुछ करा? बेटा देखो एक बात सुन, सेबी ने इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतनी तगड़े तरीके के साथ, इतनी प्रोटेक्टिव मोड में बेटा एक शेयर मार्केट बना दी। बेटा क्या सेबी के आने से पहले प्रोटेक्शन था शेयर मार्केट में? नहीं था। अगर कंपनियां लाती भी थी ना अपना इशू, बिकता नहीं था बेटा। कंपनी ने कहा मुझे 10,000 करोड़ चाहिए, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर डरता था कंपनी ना भाग जाए, बहुत मोटी अमाउंट रेस कर रही है, 10,000 करोड़, डर लगता था बेटा। तो कंपनी मांगती रहती थी, पैसा मिलता नहीं था। इकट्ठा हो रहा है 1,000 करोड़, इकट्ठा हो रहा है 2,000 करोड़, उनकी फाइनेंसिंग नीड फुलफिल नहीं हो पा रही, प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहे। सेबी ने आते ही क्या करा बेटा, शेयर मार्केट को हर तरफ से सिक्योर कर दिया बेटा। जब इन्वेस्टर के दिमाग से डर खत्म हो गया कि हाँ मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, सेबी बैठा है, तो इन्वेस्टर ने बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करना शुरू करा। आज की तारीख में अगर आप कोई मुझसे पूछे ना कंपनी के लिए क्या करा, तो बेटा कम नहीं किया आपके लिए। इतनी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आपको मार्केट दे दी जहां आप एक दिन में अरबों रुपए रेस कर सकते हो, यानी कि बेटा करोड़ों की तो बात ही नहीं है। अगर कंपनी को लगता है ना कि मुझे एक दिन में 1 अरब रुपए चाहिए, तो बेटा ये तो सिर्फ 1 घंटे का मैटर है। इंडियन शेयर मार्केट कोई छोटी मोटी चीज नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, IRCTC की चर्चा की थी आपसे। बेटा IRCTC को 32,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचने थे, 32,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचने थे। एंड द इशू इज 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। लोगों ने बेटा कितना खरीदा? 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। इसके खाते में 96,000 करोड़ रुपए डाल दिए। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 96,000 करोड़ रुपए, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब। सर ये ताकत है इंडियन शेयर मार्केट की। अगर आज की तारीख में कोई इशूअर पूछता है ना भाई मेरे लिए क्या किया सेबी, तो तेरे लिए ये करा बेटा। अगर तुझे 1 अरब रुपए भी चाहिए ना बेटा, 100 अरब रुपए भी चाहिए, 10,000 करोड़ भी चाहिए, तो बेटा आज की तारीख में इशूअर डरता नहीं, बेटा कॉन्फिडेंटली देखता है कि इंडियन शेयर मार्केट तो बहुत बड़ी चीज है। अरे 10,000 करोड़ क्या होता है, अभी मिलेंगे, एक दिन में मिलेंगे इतने तो पैसे। एक टाइम की बात है बेटा, आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। चलो पहले वीडियो के बारे में बता देता हूं। किसी टाइम पर ना बेटा आपको बता देता हूं, जब कोई भी स्मार्ट सिटी बनती है ना, कोई भी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाता है,
पहले उस सिटी को ना बेटा कन्वर्ट किया जाता है कंपनी की फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे सहारनपुर बन रही है तो सहारनपुर में पहले एक कंपनी बनाई गई होगी, उस कंपनी का बेटा चेयरमैन सीईओ किसको अपॉइंट किया जाता है, नगर आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है, जो शहर का नगर आयुक्त होता है उसको अपॉइंट किया जाता है बेटा, ठीक है ना। और होता क्या है बेटा, गवर्नमेंट उस कंपनी में पैसा डालती है और बेटा वहां से खर्चे किए जाते हैं और बाद में उस कंपनी के अकाउंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, ऑडिट किए जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पूरी रिपोर्टिंग मिले कि खर्चा कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक टाइम की बात है, शायद मैं सिटी का नाम भूल गया, शायद नागपुर, मेरे को पक्का तो याद नहीं है, मैं सिटी का नाम, नागपुर एक स्मार्ट सिटी बनी, ठीक है ना। उनको ना गवर्नमेंट के पैसे भी थोड़े बढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शेयर मार्केट से हम कुछ फंड रेजिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और फंड रेजिंग अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास थी, ठीक है, 100 करोड़ के आसपास थी। तो नगर आयुक्त ने कहा, मतलब शेयर मार्केट ने इनवाइट करा नितिन गडकरी जी को, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत तगड़े मिनिस्टर हैं बेटा, जितने हाईवेज देख रहे हो सब उनके सुपरविजन में बन रहे हैं। और आपको अंदाजा होना चाहिए इंडिया में जितने हाईवेज टाइम बन रहे हैं सबकी लाइफ 100 साल है, समझ सकते हो किस लेवल के वो मिनिस्टर हैं बेटा, बहुत कॉन्ट्रैक्टर की बैंड बजा के चलते हैं कि मटेरियल सुपर्ब होना चाहिए। तो नितिन गडकरी जी को उन्होंने बुलाया कि एज अ सिंबल आपको एक बेल रिंग करनी होगी, तब जाकर हम इस कंपनी के शेयर बेचेंगे, वो जो नागपुर के लिए बनी गई थी स्मार्ट सिटी, ठीक है। 100 करोड़ रुपए फंड रेजिंग है, ठीक है ना। तो उनको 10 बजे बेल बजानी थी और 9:30 बजे शेयर मार्केट खुली जाती है। तो 9:30 बजे वो ट्रेवलिंग कर रहे थे कार में, नगर आयुक्त उनके साथ था और नितिन गडकरी जी वो जा रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में, ठीक है ना। और हुआ क्या बेटा, शेयर मार्केट खुली और शेयर मार्केट यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों डाउन थे, ठीक है ना, दोनों रेड थे, रेड मतलब माइनस में, ठीक है ना। और नगर आयुक्त थोड़ा सुपरस्टिशियस, आप इंडिया में रहते हो और आप अंधविश्वासी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन होता ही होता है, ठीक है ना। बिल्ली रास्ता काट गई और ये हो गया और वो हो गया, कह रहा सर मैंने तो आज सुबह ही हॉरोस्कोप देखा था, आज तो ये ग्रह वो ग्रह है, आज का दिन शुभ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसको पोस्टपोन करते हैं, आज शेयर इशू नहीं करते। नितिन गडकरी कह रहे कुछ नहीं, चलो चलो चलते रहो, कोई टेंशन मत लो। तो 10 बजे वो गए, उन्होंने बेल रिंग करी, 10:05 पे 100 करोड़ इकट्ठे हो चुके थे। दिस इज द पावर ऑफ शेयर मार्केट। सर 5 मिनट 100 करोड़ 5 मिनट। सर कोई ईश्वर ये नहीं पूछ सकता कि सैबी तूने मेरे लिए क्या किया है। अगर इतना सेफ एनवायरमेंट ना होता ना तो इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट भी ना करता। तो आपके लिए क्या किया पता लग गया होगा, ईश्वर के लिए क्या हुआ है बेटा। अरबों रुपए चाहिए, कितनी देर का मैटर, 1 अरब 5 मिनट में इकट्ठे हुए 1 अरब रुपए। तो बेटा ये किया ईश्वर के लिए। बेटा इतनी कॉन्फिडेंटली कोई नहीं देख सकता आज की तारीख में शेयर मार्केट में जितना ईश्वर देख सकते हैं। समझ आई बात। अब बेटा कोई ये मत पूछना ब्रोकर के लिए क्या है, मैं आपको बताऊं मेरी नजर से सोचोगे तो सारा काम हुआ ही ब्रोकर के लिए हुआ है। किसी इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं हुआ मेरी नजर में, किसी ईश्वर के लिए भी नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ना इनके लिए कुछ हुआ है तो बेटा कुछ भी नहीं हुआ जो इनके लिए हुआ है। देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, सुनना। एग्जाम्पल लीक से हटके होगा, फिर बाद में लिंक करूंगा, ठीक है जी। बाबू इंडिया में ना बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो कॉमर्स साइड में है, ठीक है। मैं अगर बात करूं इनकम टैक्स रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है, तो एक इंसान जो कॉमर्स साइड में ग्रेजुएट है यानी कि एक बीकॉम पास इंसान इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, उसमें सीए के साइन नहीं चाहिए होते। एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसान जो कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी रिटर्न फाइल कर सकता है अगर उसको नॉलेज है इतनी तो, ठीक है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न फाइल कर सकता है, एक कंपनी सेक्रेटरी रिटर्न फाइल कर सकता है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिटर्न फाइल कर सकता है, एक लॉयर रिटर्न फाइल कर सकता है, और पता नहीं कौन कौन और भी बहुत सारे प्रोफेशनल होंगे कॉमर्स साइड में जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है जी। बाबू अगर मैं पूछूं मेरे इंस्टीट्यूट से कि आईसीआई तूने मेरे लिए क्या करा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तूने मेरे लिए क्या करा, आपको बता देता हूं बेटा, पूरे इंडिया में आपने कॉमर्स साइड में जो मर्जी कोर्स किया हो, लेकिन ऑडिट करने की पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है, किसी भी और प्रोफेशनल को नहीं होती। आप लॉयर हो, एमबीए फाइनेंस हो, आप सीएस हो, कुछ भी हो, आप ऑडिट कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइन उसका, मोहर उसकी, तब जाके ऑडिट माना जाएगा, वरना माना नहीं जाएगा। तो सर मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए ना आईसीआई तूने मेरे लिए क्या किया है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, ऑडिट तो कोई नहीं कर सकता। अभी समझाने की कोशिश करता हूं ऑडिटेड। बेटा इंडिया में ना अप्रोक्सीमेटली अभी
3.5 लाख 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदा है। कुछ पुराने जमाने में भरे थे बेटा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं की डेथ भी हो गई है, ठीक है ना। 3.5 लाख से लेकर 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदा है। 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट रफ फिगर मान लो। 4 लाख में से 2 लाख लोगों के ऑफिस हैं और 2 लाख लोग जॉब में हैं। ऑडिट सर बेटा वो कर सकता है जो प्रैक्टिस कर रहा हो, यानी कि जिसका अपना ऑफिस हो। जो जॉब कर रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता। सर बोलती है ना दुनिया, अरे हर कोई तो सीए कर रहा है। सीए करने से नहीं होता। बन कितने रहे हैं? 135 करोड़ लोग और 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। बात ये है, फर्क ये है, समझ आए ना। करने दो जो कर रहा है, बनेगा तब देखेंगे, तब करेंगे बात, ठीक है ना। 135 करोड़ लोगों के पीछे सिर्फ 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है भाई। ऑडिट मेरे से नहीं कराएगा, दूसरे से कराएगा, दूसरे से नहीं कराएगा, तीसरे से कराएगा, कराएगा तो सीए से। गिनती के कितने हैं? गिनती के 2 लाख है, ठीक है। दूसरी सर हमारे इंस्टीट्यूट की, मैंने किसी का ऑडिट कर दिया, मेरी फीस नहीं दी क्लाइंट ने, क्लाइंट चला गया अगले साल किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। जैसे कि होता है बेटा, लोगों में बहुत आदत होती है ना पैसे मारने की। सर सीए के पैसे नहीं मर सकते कभी, घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब वो ऑडिट कराने जाएगा, मेरे इंस्टीट्यूट का नियम है, आपको अगर नए चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट चेक कराने तो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एनओसी लानी पड़ेगी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जब वो मेरे पास लेने आएगा, मैं लिख दूंगा मेरी फीस पेंडिंग है दूसरे सीए को, आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आपने फर्दर प्रोसीड करा तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मेरा इंस्टीट्यूट कहता है किसी सीए की फीस नहीं रुकनी चाहिए 1 रुपया भी। सर ऑडिट करा लेगा मेरी फीस भी दिए बिना? नहीं करा सकता। समझ आई बेटा? कुछ भी कर ले, कहीं भी भाग ले, फीस तो देगा ही देगा, पक्का। तो मैं ये तो ना पूछूं ना आईसीआई तूने मेरे लिए क्या किया है, ठीक है ना। पता है ना क्या ये गुरुद्वारा मंदिर, वो भी तो पैसे देता है, ये भी पैसे देता है सीए को, ठीक है ना। ऐसे ही पूछना चाहिए इसको तो मुझे, यार बता दो यार, ऐसे नहीं है क्या बात? ऐसे ही पूछना चाहिए ना कि नहीं। अब बेटा यही बात मैं ब्रोकर से लिंक कर देता हूं। ब्रोकर आप तो पूछना ही मत सेबी ने आपके लिए क्या किया है। आप गिनती के 5 लाख हो और पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग। सर आपसे नहीं खरीदेगा शेयर तो दूसरे ब्रोकर से, दूसरे से नहीं तीसरे से, तीसरे से नहीं चौथे से, खरीदेगा तो ब्रोकर से ही ना। 700 करोड़ लोग हैं बेटा, जिसको भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है जाना ब्रोकर के थ्रू ही पड़ेगा। तो सर एक को कमाई नहीं दोगे, दूसरे को दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तीसरे को दोगे तो ब्रोकर को ही। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे ब्रोकर खाली बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता एक पे ही सारा काम चला जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कभी। सर अब हर एक पे काम है कि नहीं है? कोई ब्रोकर खाली होगा इस हिसाब से? कोई ब्रोकर खाली नहीं है, कोई भी ब्रोकर जिस पे मर्जी चले हो, लाइन है बेटा, क्लाइंट की लिस्ट है बहुत लंबी लंबी। तो सर आपके लिए सबसे ज्यादा काम तो सेबी ने आपके लिए करा। उन्होंने लॉ ही ऐसा बना दिया कि ब्रोकर के अलावा कोई डील ही नहीं कर सकता, और जब उसके अलावा डील नहीं कर सकता तो कमाई तो होने वाली है भाई, ठीक ठाक पैसा आपका भी बनने वाला है। और मैंने तो बेटा ऐसी ऐसी ब्रोकर फर्म देख रखी है बेटा, एक एक दिन की ब्रोकरेज 20-20 लाख रुपए। उनके पास ऐसे तगड़े तगड़े इन्वेस्टर, उनकी ब्रोकरेज बन जाती है 20-20 लाख रुपए एक एक दिन की। समझ आई बात? तो सबके लिए कुछ ना कुछ हुआ। इन्वेस्टर के लिए क्या हुआ? सर बोलना पड़ेगा। आप देखो इन्वेस्टर के लिए क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आज की तारीख में प्रोटेक्टेड है, कहीं नहीं भाग रहा कोई भी। कंपनी के लिए क्या हुआ बेटा? इतनी सेफ एंड सिक्योर्ड मार्केट आपको मिली है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आपको मार्केट मिली है, जहां आपको अरबों भी चाहिए बेटा तो एक सेकेंड आप ये बोलो पैसे कितने चाहिए। इंडियन शेयर मार्केट की ताकत नहीं पता आपको बेटा भी, ठीक है ना बेटा। और ब्रोकर के लिए क्या हुआ बेटा? सारा काम धंधा आप ही को मिला बेटा। मोनोपोली, आपकी मोनोपोली। अगर मैं ये वर्ड भी यूज करूं तो मैं गलत नहीं बोल रहा, और आपको पता है मोनोपोली में ही कमाया जाता है बेटा। बात क्लियर? बढ़ जाएं अब आगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, पेंडिंग छोड़ेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेबी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, और सेबी के फंक्शन 3 तरीके के हैं। रेगुलेटरी फंक्शन, अगर आप आगे देखोगे सेकेंड वन इज डेवलपमेंट फंक्शन, और उससे आगे देखोगे तो थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके के फंक्शन दिए गए हैं सेबी के, और आपको बता देता हूं 1001% टॉपिक आएगा सेबी पक्का, और मेरे हिसाब से जो आएगा बेटा वो रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव फंक्शन आएगा। डेवलपमेंट फंक्शन यार एक एक लाइन के हैं बाबू, कुछ मजा ही नहीं आएगा उसमें लिखने में, ना आपको ना टीचर को पूछने में।
ठीक है ना। तो मजा आने वाला है असली बेटा, या तो रेगुलेटरी फंक्शन में या बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन में। अभी आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं कुछ चर्चा करूंगा आपके साथ। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, तो बेटा सॉरी ये टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ सेबी। आपको बता देता हूं बेटा, रेगुलेटरी फंक्शन में हम 7 हेडिंग पढ़ने वाले हैं। मैंने हेडिंग बनाई है बेटा, एनसीईआरटी में तो ये गिनती के 7 पॉइंट थे। समझाने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है अगर हमारे पास हेडिंग होती है तो मैंने 7 हेडिंग बना दी। डेवलपमेंट में मेरे पास 3 हेडिंग है, ये भी मैंने बनाई है, बुक्स में तो पॉइंट में ही था, और यहाँ पर मैंने 4 हेडिंग बनाई है। 7 फंक्शन, 3 फंक्शन और 4 फंक्शन मुझे पढ़ाने हैं। ठीक है जी। पेपर में आने के चांसेस या इसके हैं या इसके हैं, लेकिन टीचर एक ऐसी हरकत करता है कि दोनों ही पूछ जाता है आपसे। पेपर में क्वेश्चन आता है, सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, एक्सप्लेन। स्टेटमेंट दे दी उसने, सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सेबी कैसे वॉच डॉग है सिक्योरिटी मार्केट का, एक्सप्लेन कर दो। बेटा वॉच डॉग मतलब रेगुलेटर। दैट सिंपली मीन्स बेटा मुझे कुछ ना कुछ तो रेगुलेटरी फंक्शन रखने हैं। और बेटा आपको बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया तो 3 रेगुलेटरी फंक्शन और 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखना। कैसे सेबी प्रोटेक्शन देता है बेटा सिक्योरिटी मार्केट को, ये भी देखना है मुझे। 3 नंबर की 3 हेडिंग यहां पर, 3 नंबर की 3 हेडिंग यहां पर। 4 में आया तो 2 यहां से उठा लेना, 2 यहां से उठा लेना, ठीक है ना। 5 में आया तो 3 2 लिख देना या 2 3 लिख देना, जैसे आपको ठीक लगे। समझ में आई बात। मेरे हिसाब से तैयार रहो इस केस स्टडी के लिए जो मैंने बोली है अभी आपको। ठीक है जी। बात स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन से सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा अच्छे यही है बेटा, ठीक है जी, और सबसे ज्यादा हेडिंग भी इसी में ही है। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। पहली हेडिंग है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड एजेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी चर्चा आपके साथ करके आया हूं। बेटा सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन मतलब हर किसी के ऊपर रेगुलेशन लगा दी जाएगी। कोई कंपनी नहीं भाग सकती, कोई ब्रोकर नहीं भाग सकता, कोई म्यूचुअल फंड नहीं भाग सकता, कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं भाग सकता। कोई भाग के दिखा दो बेटा। देखना जरा एक एक करके सबके ऊपर कैसे शिकंजा कसा हुआ है। पहला शिकंजा कसा गया बेटा, हेडिंग का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड एजेंट। आज की तारीख में इंडियन शेयर मार्केट में कोई भी ब्रोकर बनना चाहता है, सब ब्रोकर बनना चाहता है, एजेंट बनना चाहता है, क्या करेगा बेटा, सबसे पहले सेबी के पास रजिस्टर्ड होगा। सेबी देगा मेंबरशिप नंबर, ऐसे थोड़ी डील कर लोगे बेटा। तुम्हारी इतनी ताकत थोड़ी है बेटा कि सेबी के बिना मेंबरशिप नंबर के डील कर लोगे। कुछ बात समझानी तो नहीं। ब्रोकर का 1 करोड़ जमा है बेटा, भागना है तो भाग जा। बात क्लियर। बढ़े आगे। सेकेंड वन इज नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यही है ना बेटा हेडिंग। बेटा सेबी क्या करता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करता रहता है। हमें बेटा समझाने की कोशिश करता हूं नोटिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि रेगुलेशन और अच्छी हो सके। आप मेरी तरफ देखना, जब 1992 में सेबी आया उस टाइम पर शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, कागज के टुकड़े होते थे जैसे एफडी होती है, ठीक है ना बेटा। आप सोचो उस टाइम पर कैसी रेगुलेशन चलती होगी। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही तो सारे लॉ लिखे गए होंगे। जब 2000 के आसपास गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बदला, गवर्नमेंट ने कहा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ बहुत कमियां हैं, और मैंने आपको कमियां गिनवाई भी थी बेटा एक दिन कि बहुत कमियां हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ। हम इसको क्या कर रहे हैं, डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम प्यार से डीमैट अकाउंट बोलते हैं। हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को। आप सोचो जब इतना बड़ा ऑरा में, इतने बड़े शेयर मार्केट के एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो सर आपको नहीं लगता नए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी? क्या पहले कोई रूल्स रेगुलेशन लिखा गया डीमैट अकाउंट से रिलेटेड? नहीं लिखा गया। तो बेटा क्या करता है सेबी, फ्रॉम टाइम टू टाइम नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। क्लियर बात, समझ आई? 2 बातें, ठीक है जी। थर्ड हेडिंग इज लेवाइंग ऑफ फीस। बेटा देखो शेयर मार्केट में जनरली 3 बड़े बड़े बंदे इन्वॉल्व हैं जिनके मैंने नाम लिखे थे। एक इशुअर्स, दूसरे इन्वेस्टर्स, तीसरे ब्रोकर्स। थोड़े और की बात कर लूं, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व हैं, ये 5 तगड़े बंदे इन्वॉल्व हैं।
आप में से किसी ने भी अगर किसी दिन सोचा ना कि मैं सेबी की किसी डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेन कर लूं, सेबी के खिलाफ चला जाऊं, सेबी की किसी डायरेक्शन के खिलाफ चला जाऊं, बेटा किसी ने भी गलती कर दी ना, ये सेबी विल लेवाई फीस, चार्जेस और पेनल्टीज, कुछ भी कह लो। सर आपको पता ही और पेनल्टी के हाल क्या है, पसीने निकल जाएंगे बेटा उसी दिन जिस दिन एक नोटिस आ गया सेबी का। मिनिमम पनिशमेंट 1 CR एंड मैक्सिमम इज लाइफ टाइम इम्प्रिजन। बात क्लियर हुई? तो सेबी फीस लगा सकता है, चार्जेस लगा सकता है ड्यू टू इट्स रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है ना, रेगुलेशन लगाने के लिए आपके ऊपर, ताकि आप सेबी के खिलाफ ना जा सको कभी भी। 3 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। 4th हेडिंग इज रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम। बस ये लास्ट हेडिंग आज की करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे, लेकिन ये बात पे टाइम लगाता हूं 5 से 7 मिनट। कर दो नोट्स पर, अभी नोट्स नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हमारा। जैसे ही नोट्स बंद होते हैं ना, हमें उम्मीद जाग जाती है कि अब छुट्टी होने वाली है। हाँ जी बेटा, 4th हेडिंग का नाम है बेटा रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। और अब काम की बात सुनना बेटा, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मतलब काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। आज की तारीख में कोई भी म्यूचुअल फंड कोई भी स्कीम निकालता है ना, सेबी कहता है पहले मुझे दिखा दे, मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा म्यूचुअल फंड ने जो भी स्कीम दी हुई है, आप जो भी स्कीम लाए हो बेटा इन्वेस्टर्स के लिए, पहले मुझे रीड करा देना। क्योंकि क्या हुआ करता था, सेबी के एस्टैब्लिशमेंट से पहले म्यूचुअल फंड भी बहुत भागते थे बेटा, क्योंकि गलत गलत दावे करते थे आप। फिर हेरा फेरी मूवी देखी है, 21 दिन में पैसे डबल, ऐसे ही करते थे म्यूचुअल फंड भी। 3 महीने में पैसे डबल कर देंगे, हमें पैसा दे दो। 6 महीने में पैसा डबल कर देंगे, पैसा दे दो। 1 साल में पैसा डबल कर देंगे, ऐसे दावे करते थे, लिख कर दे देते थे इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर पैसे देता था, फरार, आने ही नहीं कभी, क्योंकि पता है 6 महीने में डबल हो ही नहीं सकते। सर ऐसा तो कोई भी धंधा नहीं है तो 6 महीने में आपके पैसे डबल कर देगा या 3 महीने में पैसे डबल कर देगा। ऐसे लालच में तो कभी भी नहीं फंसना चाहिए। सेबी ने बोला रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम लाएंगे, पहले सेबी रीड करेगा। और आपको पता है बेटा, आज की तारीख में किसी भी जगह पर आप म्यूचुअल फंड का कोई भी एड देखते हो, एक स्टैच्यूटरी वार्निंग आती है, ये तो याद भी पड़ी हमारे को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये क्यों देते हो आप एड में? सर किसने कहा? सेबी ने कहा। सेबी ने बोला हुआ है बेटा सारे म्यूचुअल फंड को ये स्टैच्यूटरी वार्निंग देनी कंपलसरी है। सुन लो, मैं मतलब बता देता हूं बेटा, आपको नहीं बता। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर ठीक है, म्यूचुअल फंड इज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, वो बादशाह है बेटा, वो बहुत जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। भगवान तो नहीं है, एक्सपर्ट हैं, भगवान तो नहीं होता एक्सपर्ट का मतलब। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, क्योंकि इन्वेस्ट तो वो भी शेयर मार्केट में कर रहे हैं। सर उनको तो नहीं पता था कोविड आ जाएगा, म्यूचुअल फंड को पता था कोविड आ जाएगा। कोविड आया, क्या हुआ? शेयर मार्केट टूट गई। क्या म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं शेयर मार्केट में लगाया तो क्या पैसा टूटा नहीं होगा? सर अगर सारी दुनिया का टूटा है तो पैसा तो आपका भी टूटा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गिर सकता है। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। इन्वेस्टर को क्या जाता है बेटा, पढ़ो पहले इसकी स्कीम क्या है। बिना पढ़े इन्वेस्ट करने लगते हैं भाई साहब। क्या पता आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहा है, पता लगे कोई म्यूचुअल फंड कह रहा हूं मैं तो आपके पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा, और बेटा फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी लीगल डिक्लेयर कर दे इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या होगा? सब पैसे जीरो हो जाएंगे। सर पढ़ तो लो, म्यूचुअल फंड कहां आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, स्कीम तो आपको ही पढ़नी है। और किसी गलत झांसे में ना फंसना, 1 साल में पैसा डबल और 2 महीने में पैसा डबल हो नहीं सकता, कोई ऐसा धंधा है ही नहीं दुनिया में ईमानदारी का। समझ आई 4 हेडिंग? बात ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।